Resilience Law Academy. कल हमने स्टार्ट की थी एजीआई वर्सेस सतीश वाला केस, है ना। 2021 बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है। गुड इवनिंग। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने की क्या सी सतीश के फैक्ट्स तुहानू पता है, लिबनस के फैक्ट्स तुहानू पता है, कल आप रीड भी किया सी क्लास 'ਚ, है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने की हेल्ड किया, मैं थोड़ा जिहा मतलब ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा। कल आप जो केस डिस्कस किया सी ना, की हेल्ड किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। सतीश ने की किया सीगा, व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ सतीश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग गुआवा। ਕਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰੋਕ ਉੱਪਰ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿਕਨ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੀ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗੀ, ਗਰਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਿਬਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਰੋਕ ਅਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੈਨਿਸ ਜੋ ਸੀਗਾ ਹੀ ਟੁਕ ਆਊਟ ਬਾਈ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਔਰ ਅਨਜ਼ਿਪਿੰਗ ਹਿਸ ਪੈਂਟਸ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਟਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो अक्यूज सतीश है और अक्यूज लिबनस है, इन्हों की स्किन एंड जी विक्टिम है दैट इज़ द चाइल्ड, वो स्किन का कितने भी आपस में कॉन्टैक्ट होया नहीं होया। दैट इज़ वाई दिस केस डज नॉट फॉल अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। ठीक है, सैक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट की दसता है तुहानू, सैक्शुअल असॉल्ट डिफाइन करता। अगर इन्हों तुम रेड विद 8 करोगे, सैक्शन नंबर 8 वो पनिशमेंट है। ठीक है, सैक्शन 7 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬॉम्बे हाई कोर्ट ने कि ਉਹਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੱਚ। ਤਾਂ ਟੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਟੱਚ ਮੀਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੋਂ, ਕਿ ਟੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ, ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो दैट इज़ वाई दिस केस डज नॉट फॉल अंडर द सैक्शुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7। बट ऑन द अदर हैंड इस जजमेंट ने, दसो पहली गल तो जजमेंट करैक्ट है कि नहीं है, जो रीजनिंग बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी कि ये सही है। प्लस उन्होंने एक और गल कही सी कि जो स्किन टू स्किन फिजिकल कॉन्टैक्ट है, स्किन टू स्किन जो कॉन्टैक्ट है, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक एन इजस्टम जनरिस। इजस्टम जनरिस मतलब सेम कैटेगरी का, किस दे नाल सेम कैटेगरी का, टच वर्ड के नाल पढ़िया जाए इनू। बट ऑन द अदर हैंड ये ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ है कितों भी प्रॉपर नहीं लग रही। परपस अगर तुम देखो पॉक्सो का की है, टू प्रोटैक्ट द चाइल्ड, ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ। अगर तुम ये इंटरप्रिटेशन दोगे तो विल द इंटरस्ट बेस्ट इंटरस्ट ऑफ द चाइल्ड ਉਹਦਾ ਸੇਫਗਾਰਡ हो रहा कितों भी? आंसर इज नो। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने इन द सेम ईयर 2021 ये जजमेंट ਨੂੰ टेक अप किया, खुद सुओ मोटो खुद सुनवाई की उस केस के, और करैक्टनैस देखी बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन की। करैक्टनैस मतलब कि जी रीजनिंग दे रहे हैं कि वो सही है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट का नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट की सीगा, सुप्रीम कोर्ट ने सैक्शन 7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। केड़ा एक तो टच वर्ड और सैक्शुअल इंटेंट। सैक्शुअल इंटेंट तो दोनों च कॉमन है, बट वो किसी सैक्शुअल इंटेंट के नाल टच करता पे किनू, चाइल्ड के किहड़े पार्ट्स नू, वैजाइना, पैनिस, चैस्ट और ब्रैसट एंड एनस, उन्होंने टच कर रहे। तो ये टच है। दूसरी साइड पर अगर सैक्शुअल इंटेंट के नाल फिजिकल कॉन्टैक्ट दे विच आ रहे, यस, फिजिकल कॉन्टैक्ट किस तरह, बाय एनी अदर एक्ट एंड विदाउट पैनिट्रेशन। पैनिट्रेशन की होंदा है, जो मेल सैक्शुअल ऑर्गन फीमेल सैक्शुअल ऑर्गन के इंसर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैनिट्रेशन, या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है, मान लो कोई रॉड हो गई, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मेल सैक्शुअल ऑर्गन कोई होर ऑब्जेक्ट हो गया, जिवें कि फिंगर हो गया,
ਉਹ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਟੱਚ ਔਰ ਬਾਈ ਐਨੀ ਅਦਰ ਐਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਨਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਸ਼ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਫਰੋਕ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਆ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾਂ ਅਦਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਨ ਦਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿੰਕਚਰਸ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ? ਯੈਸ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਜਜਮੈਂਟ ਆਫ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦਾ ਐਂਡ ਬੇਲਾ ਐਂਡ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ। both are very very learned judges of the Supreme Court। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਜ ਬੈਂਚ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਜजेस ਨੇ ਕੌਨਕਰਿੰਗ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਲਲਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਆ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੀਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ? ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਟੱਚ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 351 ਦੇ ਨਾਲ। 351 ਆਫ ਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੌਲਟ, ਸਿੰਪਲ ਅਸੌਲਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੌਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੋਰਸ, ਹੂਐਵਰ ਕਾਜ਼ਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੋਰਸ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਹਿਟ ਮੀ, ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੋਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਮੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੌਲਟ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ ਯੂ, ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, SLP ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਟੂ ਅਪੀਲ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 925 ਆਫ 2021 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਅਕੁਇਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਫੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅਕੁਇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਪੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਕੁਇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪੀਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਪੀਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੋਰ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਪੀਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਟੂ ਅਪੀਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੋ। ਨਾਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਰਾਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 136 ਆਫ ਦ ਕॉन्स्टिट्यूशन। ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਹਾਂ, ਫੋਲੋਡ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਸੈਕਸ਼ਨ 351 ਆਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਓ 351 ਡਿਫਾਈਨਸ ਅਸੌਲਟ, ਔਰ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੋਰਸ ਪਲੱਸ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਕਿਹਨੂੰ? ਟੂ ਦ ਵਿਕਟਿਮ। ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੌਲਟ। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਔਰ ਲਿਬਨਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੌਲਟ ਕਹੋਗੇ? ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ।
नहीं यूज़ की हैगी। फरदर उन्होंने एक होर गल कही सीगी कि एप्रीहेंशन भी ये रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। वही मैं तुहानूं कल एग्जाम्पल दी सी ना, किहड़ी भला, मान लो कि अगर अक्यूज्ड किसी परसन नूं, सुत्ते हुए परसन नूं लाठी दिखा रहा, उन्होंने की पता कि मैनूं हिट करन वाला है, तो वो एप्रीहेंशन हो ही नहीं, फिर भी तुसीं इहनूं असॉल्ट की डेफिनेशन दे विच क्यों फॉल करवा रहे हो, तो इट इज़ नॉट असॉल्ट। ठीक है, तो यह जो एप्रीहेंशन वाला टर्म है ये उत्ते उन्होंने कमेंट किया सी जस्टिस रविंद्र भट्ट ने। फिर इन्होंने ही अगे डिस्टिंक्शन क्रिएट की कि टच एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों अलग अलग है। टच मीनस की होंदा है, छूना, और फिजिकल कॉन्टैक्ट तुसी किसी भी होर वे दे नाल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उस तुसी टच करो। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी और इस हद तक उन्होंने एग्जाम्पल ये दी कि मान लो अगर अक्यूज्ड परसन विक्टिम के सामने कोई ऐसे सैक्शुअल एक्ट कमिट कर रहा है कि जी विक्टिम है वो खुद ही अपने बॉडी पार्ट को टच करती पई है, दैन ऑल्सो इट इज़ सैक्शुअल असॉल्ट। हुण ये वाला जो असॉल्ट है ये सैक्शन 351 वाला नहीं होएगा। वाई? बिकॉज एप्रीहेंशन तो हो ही नहीं रही। तुहानूं समझ आया करण मैं की क्या चलो दसो। जस्टिस रविंद्र भट्ट की रीजनिंग हुणे मैं दसी की क्या उन्होंने सर वो कहते कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ skin to skin ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। वो तो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है। उन्होंने 371 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕਰਤਾ। 371 ਉਹ ਸੋਰੀ IPC 351 कंपैरिजन किया, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ की कंपैरिजन किया, चलो दसो प्लीज एक्सप्लेन। कि ਇਹ assault ਨਹੀਂ ਹੈ, criminal courts ਨੇ ਕੀਤਾ। ठीक है, आईपीसी वाला असॉल्ट नहीं होया, मान ली गल। फिर सेकंड पार्ट आ रीजनिंग केड़ी है? टच एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। हाँ ये की है, इन्हां दोनों च डिफरेंस है। डिफरेंस आ की डिफरेंस है कि टच दे विच तुसी फिजिकली किसी परसन नूं टच कर रहे हो, ठीक ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ महसूस हो रहा टच, वो सेंस कर सकता है। लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट तुसी बाय एनी अदर एक्ट भी कर सकते हो। जिवें कि मान लो कि अगर कोई अक्यूज्ड परसन है उन्हें ग्लव्स पाए हुए तो अगर वो किसी चाइल्ड विक्टिम नूं टच कर रहे तो ये भी तो फिजिकल कॉन्टैक्ट ही है, अदर एक्ट ही हो गया है। लेकिन हुण इहदे स्किन टू स्किन टच हो रहा नो, क्योंकि ग्लव्स विच आ गए। अच्छा, उन्होंने फिर ये भी एग्जाम्पल दी कि मान लो अगर कोई सिंपल अक्यूज परसन उन्हें ग्लव्स भी नहीं पाए हुए, वो शोल्डर में टच कर रहे, क्या तुम इन्हों टच च फॉल करवाओगे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट च करवाओगे? फिजिकल कॉन्टैक्ट च करवाओगे, क्योंकि टच सिर्फ कितने कितने लिखा हुआ सैक्शन च होना चाहिए, वेजाइना, ब्रेस्ट, एनस और पेनिस से। शोल्डर इज डिफरेंट थिंग, तो वो टच नहीं आप मनांगे, दैट इज फिजिकल कॉन्टैक्ट बाय एनी अदर एक्ट। प्लस उन्होंने एक और गल कही सी कि किन्ने टाइम तक तुम टच कर रहे हो। मान लो कि एक अक्यूज्ड परसन है, वो शोल्डर के उत्ते उन्हें 1 मिनट लिए पूरा 60 सैकेंड्स के लिए हाथ रखा हुआ है, ताकि इनू टच दे विच फॉल करवाओगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द सैक्शन, या फिर इनू फिजिकल एक्ट दे विच फॉल करवाओगे? फिजिकल एक्ट दे विच फॉल करवाओगे। हाउ मच टाइम ड्यूरेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जस्टिस रविंद्र भट्ट की आर्गूमेंट सी, मतलब उन्होंने हेल्ड किया। एक बार जो चाहो तो आप फिर रीड करते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निकालो जरा पैरा नंबर 75, प्लीज टेक आउट पैरा नंबर 75 ऑफ द जजमेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुहानू कि जेडे मैं जजमेंट्स भेजदा ना तुहानू, उन्होंने प्रिंट आउट प्लीज निकाल के अपने सामने रखा करो, क्योंकि तुहानू पता होवे कि कोर्ट की रीजनिंग की है, ताही तुहाडा लीगल एक्यूमेंट डेवलप होएगा। वही सेम गल तुसी अपने आंसर्स दे विच भी लिखनी है, निकाल लिया करें जी सर। पढ़ो फिर सेक्शन पैरा नंबर 75। Contact on the other hand, which is used in the second limb, has a wider कनोटेशन। connotation. It चलो मैं रीड करदा। opposes देखो वो गल कर रहे कि कॉन्टैक्ट की, तो कॉन्टैक्ट वर्ड कितने यूज किया गया? इन द सैकेंड पार्ट ऑफ द सैक्शन 7। फर्स्ट पार्ट दे विच की वर्ड यूज किया? टच। सैकेंड पार्ट च फिजिकल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट उन्होंने दसते पे की होंदा, विच इज यूज्ड इन द सैकेंड लिम्ब। सैकेंड लिम्ब मतलब सैकेंड पार्ट, हैज अ वाइडर कॉनोटेशन, इसका ब्रॉड मीनिंग है। इट इनकम्पासिस बट इज नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू टच, मतलब टच भी फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता फिजिकल कॉन्टैक्ट।
While it is not immediately apparent why the term physical contact has been used in the second limb, it's used in the conjunction with any other act controlled by overarching expression with sexual intent. Indicates that physical contact means something which is of wider import than touching. ठीक है, तो अगर मान लो कोई अक्यूज्ड पर्सन विक्टिम के सामने कोई ऐसे सैक्शुअल एक्ट कमिट कर रहे हैं, विक्टिम अपनी बॉडी को खुद ही टच कर रही है, लेट्स से विक्टिम ने अपने माउथ ਨੂੰ टच कर लिया अपने हैंड्स ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨੋ, ਵਿਕਟਿਮ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋਗੇ ਉਹ। viewed so physical contact without penetration may not necessarily involve touch. The other act involving physical contact may involve direct physical contact by the offender with any other body part not mentioned in the first limb of the victim. First limb ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ body parts mentioned ਹੈ? Vagina, breast और any other body part ਦੇ ਵਿੱਚ apart from those four, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਊਥ, ਉਹਦਾ ਨੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਈਅਰਸ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਉਹਦੇ ਆਰਮਸ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। Other acts such as use of an object by the offender, engaging physical contact with the victim। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Or in the given circumstances of the case, even no contact by the offender, the expression any other act is sufficiently wide to connote, for instance, the victim being coerced to touch oneself। अगर मान लो वो फिजिकली उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं भी कर रहा अक्यूज्ड, उनका कोई बॉडी पार्ट भी विक्टिम को टच नहीं कर रहा, लेकिन वो कोई ऐसा और दूसरा एक्ट कमिट कर रहा है कि विक्टिम खुद ही अपना बॉडी पार्ट टच कर रही है, मजबूर हो गई है, कोर्स लिखा हुआ है, मजबूर हो गई है अपने आप में टच करने पे, then it is also physical act, physical contact। Parliamentary intent and emphasis, however, is that the offending behavior, whether the touch or the other act involving physical contact, should be motivated with the sexual intent। और तुसी sexual intent किस तरह प्रूव करोगे? By proving the circumstances। Parliament moved beyond the four sexual body parts and covered acts of the general nature which when done with sexual intent are criminalized by the second limb of section 7. The specific mention of the four body parts of the child in the first limb and the use of the controlling expression sexual intent means that every touch of those four body parts is prima facie suspect। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਬਾय ਅਦਰ ਐਕਟ। ਇਹ ਟੱਚ 4 ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਵੈਜਾਈਨਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ, एनस, पेनिस। लेकिन एनी अदर एक्ट के नाल फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये किसी भी अदर बॉडी पार्ट से हो सकता है, जिवें कि शोल्डर, ओदा फेस, ओदा नोज। लेकिन अगर ये भी तुम टच कर रहे हो, टच तो देखो इधर भी है, लेकिन स्ट्रिक्टली सेक्शन 7 वाला टच सिर्फ ए 4 बॉडी पार्ट्स से होएगा। ए वो गल कह रहे जस्टिस भट्ट, ठीक है। हुण अगर मान लो एक अक्यूज्ड पर्सन है, वो अपना शोल्डर किसी फीमेल के नाल टच करता है, उहदे शोल्डर नाल ही मान लो टच करता है, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट दे विच फॉल करेगा। दिस इज द रीजनिंग गिवन बाय जस्टिस भट्ट, ठीक है। तो फिर एंड दे विच 77 पढ़ते हैं आपां, पैरा नंबर 77। The circumstances in which touch or physical contact occurs would be determinative of whether it is motivated by the sexual intent। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुण अगर मान लो अक्यूज्ड पर्सन, विक्टिम ने लेट्स से कोई स्लीवलेस टॉप पाई हुई है, ठीक है, वो ओदे शोल्डर के उत्ते बार बार रब कर रहे, ये प्रूफ ये भी गल करता है कि जिहड़ा अक्यूज्ड पर्सन है उसकी सैक्शुअल इंटेंट सी। फॉलो करके करा आओ गल कह रहे सेक्शन 77 च कि सरकमस्टांसिस कि किस तरह का तुम फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिजिकल टच कर रहे हो, वही डिटरमिन करोगा तुम्हारी सैक्शुअल इंटेंट किस टाइप की सी। There could be a good explanation for such physical contact which include the nature of the relationship between the child and the offender, the length of the contact, its purposefulness, and also if there was a legitimate non-sexual purpose for the contact। हुण मान लो कि दो जने मार्केट दे विच मूव करते पे, हुण उत्ते तां फिजिकल कॉन्टैक्ट कितनी बारी हुंदा लोकां दा, एक दूसरे को टच करते, बट क्या वो टच सैक्शुअल असॉल्ट वाला टच है?
विद सैक्शुअल इंटेंट किया गया? नहीं। परपस की है ਉਹਦਾ? सैक्शुअल असॉल्ट करना तो नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाना नहीं है विक्टिम के नाल, क्योंकि सरकमस्टांसिस चेंज हो गए। यही मान लो दोनों जने प्राइवेट च बैठे हैं, उन्होंने लॉन्ग अफेयर भी सीगा, देवर इन द रिलेशनशिप, बॉय गर्ल ਨੂੰ टच करता ਪਿਆ लेकिन ਉਹਦਾ पर्पस दूसरा है, सैक्शुअल इंटेंट वाला पर्पस है ਉਹਦਾ, then it is called sexual assault under section 7, फिर ऑफेंस बन गया। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। हाँ बिल्कुल, ट्रेन 'ਚ भी ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਸੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੋਇਆ। हाँ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬॉय ਔਰ ਗਰਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਅਨਨੋਨ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬॉय ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰਲ ਨੂੰ ਹੂ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਅਰਾਊਜ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਰੀਡ ਕਰਵਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਚ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਹੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਅਗਰ ਆਈਪੀਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਪ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਐਕਟ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਵੀ, ਕੰਸੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਲਸੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਜ਼ where it takes place and the conduct of the offender before and after such contact, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਸੀ, ਆਫਟਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਫਟਰ ਕੰਡਕਟ, ਸਤੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਹੀ ਹੈਂਗਡ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਰੇਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਨਲੈਸ ਕੰਟਰੈਰੀ ਪ੍ਰੂਵਡ, ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਬਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਫਟਰ ਕੰਡਕਟ, ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੰਡਕਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਜਿਸ ਦੀ। In this regard, it would be useful to always keep in mind that sexual intent is not defined but fact dependent, as the explanation to section 11 specifies. एक बार देखो section 11 की explanation की कहती है, please take out section 11 explanation. देखो any question मिल गई, any question which involves sexual intent shall be a question of fact. Question of fact ਦਾ ਮਤਲਬ purely circumstantial, highly dependent on circumstances। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦੇਣੇ ਪਊਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਵੈਰੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਪੋਕਸੋ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਫੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਕਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ, अगर ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾइंडिंग प्रेसिडेंट की तरह फॉलो कर ही नहीं सकते, ठीक है। लिखिएगा प्लीज अब इसको, प्लीज राइट। गिव द हेडिंग दिस पर्टिकुलर केस, ये केस का नाम लिखो AGI वर्सेस सतीश 2021 सुप्रीम कोर्ट। मैं दोबारा लिख देता हूँ,
पॉक्सो मतलब इन्ना डायनामिक लॉ है, स्ट्रिक्ट तो है ही लेकिन एवर चेंजिंग बहुत है, फैक्ट्स के उत्ते बहुत डिपेंड करता है। हुण आज सवेरे कोई जजमेंट आई पॉक्सो के उत्ते, वो पेनिटेटिव सैक्शुअल असॉल्ट ते हैगी, दैट इज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो आंदियां रहिंदियां दे विच जजमेंट, सारे हाई कोर्ट्स वधिया। हाँ, अटर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश 2021 सुप्रीम कोर्ट, ये हेडिंग पाओ। The case discussed the interpretation. The case discussed the interpretation of the term sexual assault under section 7. Of the term sexual assault under section 7. Full stop. The court observed that. The court observed that while interpreting the statute. While interpreting the statute, the court should strive to entertain, the court should strive to entertain the intention of legislature enacting it. The intention of legislature enacting it. And it is the duty of the courts. And it is the duty of the courts to accept an interpretation or construction, to accept an interpretation or construction which promotes the object of legislation, Court to accept. an interpretation or construction which promotes the object of legislation and prevents its So which promotes the object of legislation and prevent its possible abuse. Prevent its possible abuse. Full stop. Under section 7, possible abuse. Full stop. Under section 7, the word touch has been used specifically. The word touch has been used specifically with regard to sexual parts of the body. With regard to sexual parts of the body, that is vagina, penis, anus, breast of the child. Whereas the word physical contact has been used for any other act. Therefore, the act of touching the sexual part of the body, or any other act involving the physical contact if done with sexual intent, or any other act. involving the physical contact if done with sexual intent would amount to sexual assault under section 7. Para change. What? Would amount to sexual assault under section 7. Please write fast. Para change. The court also observed that the object of POCSO is to protect the children. The object of POCSO is to protect the children from sexual abuse.
and if such a narrow interpretation is accepted, and if such a narrow interpretation is accepted, it would lead to detrimental situation, it would lead to detrimental situation, frustrating the object of the act, frustrating the object of the act. Full stop. For example, if the offender touches the sexual or non-sexual parts of the child, if the offender touches the sexual or non-sexual part of the child with gloves, condoms, cloth, if the offender touches the sexual or non-sexual parts of the child with gloves, condoms, cloth, though done with sexual intent, though, T-H-O-U-G-H, though, done with sexual intent, would not amount to offense of sexual assault. Would not amount to sexual assault. Would not amount to sexual assault. Full stop. Therefore, the most important ingredient for constituting the offense under section 7 is sexual intent. Constituting the offense under section 7 is sexual intent and not the skin to skin contact with the child. Not the skin to skin contact with the child. Full stop. Section 7 can be divided into two parts, and the sexual intent goes with both. Section 7 can be divided into two parts and the sexual intent goes with both. Full stop. This read with section 30. According to which, wherein the prosecution has proved surrounding circumstances, which prove the guilt of the accused, beyond reasonable doubt, which prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, the court is entitled to raise statutory presumption. Entitled to raise the statutory presumption about the culpable mental state of accused. Which shows stringency of the act. Full stop. However, the said presumption is rebuttable. Para change.
Pulling up the frog. Pulling up the frog would involve any other act. Would involve any other act which may involve the physical contact. Which may involve the physical contact. But the bare body or the skin to skin contact is not mandatory. Is not mandatory. Full stop. ठीक है? culpable mental states culpable mental state मतलब culpable की होता है? blame worthy. अपने आप को देख culpable mental state गिल्ट वही होती sexual intent ही दी गल कर रहे हैं ਆਪਾਂ कहने ना culpable homicide blame worthy homicide है ना not amounting to murder blame worthy मतलब blame किया गया ਤੁਹਾਨੂੰ कि हाँ इन्हें किया है alleged mental state ਦੀ ਉਹ क्वेश्चन पूछ रहे ਸੀਗੇ तो की समझ आया ਤੁਹਾਨੂੰ skin to skin contact is not mandatory फॉलो करके तो कोर्ट ने की किया लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कि इस तरह ਦੀ नैरो इंटरप्रिटेशन अगर ਤੁਸੀਂ दोगे ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਪੌਕਸੋ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਆਫ ਫਰੌਗ ਪੁੱਲ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹਰ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਜੂਗਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਖੁੱਲਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤਾਂ पर्पस देखो पॉक्सो का की है अगेन पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ही दी है कोर्ट ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है तो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का देखो कितना बड़ा रोल होता है जब मैं तुम्हें कराऊंगा ना CPC उस मैं तुम्हें एक आंसर राइटिंग करवाऊंगा ठीक है फिर उस तुम दसूंगा कि पर्पसिव इंटरप्रिटेशन एक्चुअली होंदा की है और सुप्रीम कोर्ट बहुत जगह पर ऐसा करती है पर्पस है पर्पस देखो लॉ का नो डाउट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ लेकिन इन्नी भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करनी कि हाँ अक्यूज की लायबिलिटी ना बने अगर ये इंटरप्रिटेशन एक्सैप्ट कर ली जाती बॉम्बे हाई कोर्ट की तो फिर की होना सी एवरी अक्यूज की करता ही टेक आउट हिज पेनिस आउट ही पुल अप द फ्रॉक और सिमिलरली ऐसे कुछ सर्कमस्टांसिस होंगे तो उसकी लायबिलिटी कभी क्रिएट ही नहीं होनी सी चार्ज नहीं बनना सी वाई बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट हो रही सैक्शन की ਤਾਂ सिचुएशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਪਸ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਪੌਕਸੋ ਦਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਚਿਲड्रन ਫਰਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਉਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ब्रॉडली फॉलोड बताइए प्लीज फॉलो करके ये जजमेंट AGI वर्सेस सतीश तो आप चुप क्यों हैं अब इसी के साथ एक और कंसर्न सेक्शन है अभी हम क्योंकि सेक्शन 30 पढ़ लिया इसी लाइन में हम सेक्शन 29 भी देखते हैं क्योंकि उसकी भी ऑलमोस्ट सेम स्पिरिट है देखो करण रीड करना जरा सेक्शन 29 Section 29 Presumption as to certain offences where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under section 357 and section 9 of this act, the special court shall presume that such person has committed or abetted or attempting to commit the offence, as the case may be, unless to contrary is proved. तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਿਹਾ attempted committed or abetted or attempted to commit the मान लो ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਸੌਰੀ ਯੈਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ यानी कि इंटेंशन ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ लेकिन सेक्शन 29 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ अगर अप्रूव नहीं भी ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੇ
कोई भी क्राइम ने। अगर थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ IPC ठीक ठाक पढ़िया कॉलेजेस च तो तुहानूं पता होएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की होंदा है अक्यूज्ड दी इंटेंशन। वो कोई क्राइम कमिट करने लिए अपना माइंड फ्रेम करता है, इंटेंशन क्रिएट करता है। ठीक है कि मान लो ए ने बी का मर्डर कमिट करना सीगा, मर्डर इज क्राइम, पहला कोई रीजन रहा होएगा, इंटेंशन होती उत्थों क्रिएट हो जाती है। सैकेंडली इस तो अगे की आंदा है, मान लो उन्हें मर्डर ਉਹਦੇ ਨਾਲ करना सी ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ नहीं कर रहे हले क्योंकि ਉਹ 'ਚ थोड़ा टैक्नीकल पॉइंट है, गन शूटिंग वो लैट्स फॉरगेट। उन्हें पॉइजन के नाल उन्होंने डेथ वो कॉज करनी सी, मर्डर कमिट करना सी, तो पहला पॉइजन खरीदूगा, प्रोक्योर करेगा, दैट स्टेज इज कॉल्ड प्रेपरेशन। ऑलराइट, प्रेपरेशन तो बाद केड़ी स्टेज आती है? हाँ जी, प्लैनिंग भी प्रेपरेशन चाहिए होगी। चलो लेट्स से उन्होंने ए ने बी का मर्डर कमिट करना सीगा और ए नूं ये पता सी कि बी ने 25 दिसंबर नूं क्रिसमस वाले दिन किसी पार्टी ते जाना। ठीक है, मैं की करूँगा, पॉइजन किसी छोटे जे बच्चे के हाथ फड़ा दूंगा और ਉਹਨੂੰ कहूँगा कि तू ਉਹਦੇ खाने ਦੇ ਵਿੱਚ मिक्स कर दे, बी ਦੇ खाने ਦੇ ਵਿੱਚ मिक्स कर दे। ਜਦੋਂ बी टेबल ਤੇ बैठा होएगा, हाँ जी, हाँ हाँ बस बस वही समझ गए, ठीक है। तो मैं ਉਹਦੇ टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ खाना होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिक्स कर दूंगा, ਉਹਦੀ खीर 'ਚ मिक्स कर दूंगा लेट्स सपोज। द मोमेंट उन्हें अक्यूज्ड पर्सन ए ने, लेट्स से एक छोटा जिहा बच्चा हैगा, चाइल्ड लिख लैंदे हैं, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ डिफेंस मिल जाऊगा प्राइवेट ਉਹਦਾ जनरल एक्सैप्शनस IPC वालियां है ना, BNS वालियां इन ते मिल जाऊगा क्योंकि ये इनोसेंट परसन सीगा, मिसटेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिल जाएगा इन्हों। ठीक है, या इन्हें कोई क्राइम कमिट भी नहीं किया और इन्हों भी डिफेंस मिल सकता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। या अगर मान लो 12 तो 18 साल के विच है तो यदि इंटेंशन प्रूव करांगे, ये इंटेंशन प्रूव होनी नहीं क्योंकि ये नहीं उन्होंने कह दिता है कि तू जाके वो फूड के विच मिक्स करिया जहर। ठीक है, सो ये होंदा सी पहला 82 एंड 83 ऑफ IPC दे विच, ते इन्हों सारे सैक्शन च डिफेंस मिल जाऊगा चाइल्ड नूं। ठीक है, द मूमेंट ए ने इन्हों हैंड ओवर कर दिता पॉइजन और चाइल्ड ने अपना पहला कदम वधाया बी दे कोल जाण दे वास्ते, उत्थे ही जिहड़ा ऑफेंस है प्रेपरेशन स्टेज चों अगे निकल गया, कित्थे चला गया? अटैम्प्ट दी स्टेज ते। द थर्ड स्टेज इज अटैम्प्ट, दिस इज फर्स्ट, प्रेपरेशन इज सेकंड, अटैम्प्ट इज थर्ड। द मूवमेंट चाइल्ड ने मूव करना स्टार्ट कर दिता किदे कोल? बी दे कोल, तां उत्थे केड़ी स्टेज प्रेपरेशन तो शिफ्ट होके कित्थे चलेगी? अटैम्प्ट च। और अगर इन्हें मान लो मिक्स कर दिता, हले स्टेज अटैम्प्ट दी है, द मूमेंट बी ने खीर का चम्मच उठा के मूँह दे विच पाया तो फिर उत्थे की हो गया? एक्चुअली कमीशन ऑफ द ऑफेंस हो गया। दिस इज द फोर्थ स्टेज। फॉलोड? आ होंदे आ 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। कमीशन नूं तुसीं परपिट्रेशन भी कहंदे हो, परपिट्रेट कर दिता, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परपिट्रेशन। ये जो मैं तुहानूं IPC दे विच सैक्शन 511 पढ़ाऊंगा ना, हुण तो चलो पहला करता उन्होंने, तां मैं तुहानूं दसूंगा ये एक्चुअली मायने की हुंदे। हुण आइए आपां मेन प्रोविजन ते। सैक्शन जिहड़ा 30 है वो कह रहा है कि यदि इंटेंशन आप प्रिज्यूम कर लांगे, काम सौखा। लेकिन सैक्शन 29 की कहता पे कि असी उहदी अटैम्प्ट भी प्रिज्यूम कर लांगे। मान लो कि उन्हें कमिट नहीं किया, बी नूं मारना सी, बी ने खीर का चम्मच नहीं खाया, लैट्स से उत्थे बहुत सारे डॉगिस घूमते पे सी, डॉगिस ने की किया? वो खीर की कटोरी ही गिरा दी, तो इस स्टेज तक कभी पहुंचे ही नहीं ऑफेंस, कमीशन तो हो ही नहीं, बी तो बच गया। लेकिन आ जिहड़ा ए परसन है इन्हें अटैम्प्ट तो किया, बच्चा तो मूव कर गया सी। फॉलोड? तो मान लो अगर कि सैक्शन 7 प्रूव नहीं भी हो रहा, एट एनी कॉस्ट सैक्शन 7 डज नॉट गेट प्रूव्ड, लेकिन ये प्रूव हो गया कि ए परसन दैट इज अक्यूज्ड परसन सीगा, उन्हें सैक्शुअल असॉल्ट करन दा अटैम्प्ट किया सी, तो कोर्ट सैक्शन 29 चो अटैम्प्ट भी प्रिज्यूम कर लेगा। की समझ आया?
प्रिज्यूम हो सकता है। प्लस एक होर फैक्ट प्रिज्यूम होना केड़ा अबैटमेंट। यस अबैट, अबैट मतलब की हुंदा? अबैट हुंदा किसी दूसरे तो काम कराना, इंस्टिगेट करना है ना, एनकरेज करना। इस केस दे विच ए जिहड़ा है वो इंस्टिगेट किनू कर रहा है, चाइल्ड नू। ए दे उत्ते अबैटमेंट का चार्ज भी बनेगा, वो भी कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। अटैम्प्ट भी प्रिज्यूम हो जाएगी, अबैटमेंट भी प्रिज्यूम हो जाएगी। और अगर उन्हें कमिट कर दिता, ध्यान नाल पढ़ो की लिखा है, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज कमिटेड और अबैटेड और अटैम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस। ते इवन की कमीशन भी प्रिज्यूम हो जाएगी। तो तीनों चीज़ां प्रिज्यूम हो जाएगियां। जस्ट प्रोसिक्यूशन नू सरकमस्टांसिस प्रूव करने हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लिखा ना, तो तीन चीज़ां प्रिज्यूम होणगियां। वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड का मतलब उसका ट्रायल चल रहा है, फॉर कमिटिंग और अबैटिंग और अटैम्प्टिंग, तीन गल्लां आ गईयां। उन्हें कमिट किया, अबैट किया या अटैम्प्ट किया टू कमिट एनी ऑफेंस। केड़े केड़े ऑफेंसिस? सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9। 3 की गल करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 5 की गल करता है एग्रावेटेड, 7 की गल करता है और सेक्शन 9 एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 9 और सेक्शन 5 दी वर्डिंग्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। The court की presume करेगा, the special court shall presume that such person, that is the accused person, has committed or abetted or attempted to commit the offence as the case may be unless the contrary is proved। मतलब कोर्ट ने तो प्रिज्यूम कर लिया, लेकिन जो अक्यूज्ड पर्सन है अपने फेवर दे विच एविडेंस दे के उन्होंने डिसप्रूव भी कर सकता है प्रिजम्पशन, क्योंकि लिखा ना अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। हाँ, कॉन्ट्रेरी मतलब ऑपोजिट। देखो लेट सपोज एक और चीज तुहानू दसना, ए ने सेम एग्जांपल रखते हैं, बी दा मर्डर कमिट करना सी, ए ने बी दा मर्डर कमिट करना सी बाय पॉइजन, जहर दे के। ठीक, केस इंटेंशन की स्टेज ते गया, प्रेपरेशन की स्टेज ते गया, अटैम्प्ट की स्टेज ते गया, लेकिन कमीशन नहीं हो पाई, बी मरिया ही नहीं। क्योंकि अगर बी मर जाता तो फिर केड़ा ऑफेंस बनना सी? मर्डर का। लेकिन बी मरिया नहीं, फिर केड़ा ऑफेंस बनेगा? अटैम्प्ट टू मर्डर का। अटैम्प्ट टू मर्डर च ऑल द इंग्रीडिएंट्स ऑफ मर्डर आर कंप्लीट एक्सेप्ट डेथ। 307 का जो चार्ज होंदा है उस बंदे की डेथ नहीं होंदी, बाकी सारा कुछ हो गया होंदा है। सैक्शन 300 वाले जिन्ने भी रिक्वायरमेंट्स है मर्डर नू कंप्लीट करने दे, इंग्रीडिएंट्स है वो सारे कंप्लीट होंदे 307 भी। लेकिन 300 एक होर रिक्वायरमेंट है कि पर्सन की डेथ हो जानी चाहिए है, 307 डेथ नहीं होंदी क्योंकि वो बच गया। तो ये तो सैपरेटली ऑफेंस बनाया हुआ, दैट इज अटैम्प्ट टू मर्डर। ये 307 दे विच अलग तो एक ऑफेंस है, लेकिन मान लो 307 आईपीसी दे विच हुंदा ही ना, फिर वो अटैम्प्ट प्रूव हो गई ए दी, तो फिर की चार्ज बनना सी? हुण तो ये उत्ते चार्ज बनेगा 307 का, लेकिन मान लो अटैम्प्ट टू मर्डर अपने आप च जो भी ऑफेंस है अगर ना होंदा आईपीसी दे विच, तो फिर केड़ा ऑफेंस बनना सी? 302 रेड विद 511। 511 है तुहाडा अटैम्प्ट, सारी ऑफेंसिस दी अटैम्प्ट नू पनिशेबल डिक्लेयर करता है। लेकिन वो ऑफेंसिस जिन्हां दी सज़ा जिन्हां दी अटैम्प्ट ऑलरेडी पनिशेबल है, जिवें 307 हो गया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फिर 511 लगाने की कोई लोड़ नहीं है चार्ज ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो हुण सैक्शन 29 की कह रहा है कि आ जिहड़ा अटैम्प्ट वाला पार्ट है ना सैक्शुअल असॉल्ट च, ये भी प्रिज्यूम कर लिया जाए। ओके, चलो आगे देखो। अटैम्प्ट समझ आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं क्या, अगर 307 अपने आप च ऑफेंस जो है अगर वो ना होंदा तो चार्ज की बनना सी? 302 रेड विद 511, क्योंकि 511 की है अटैम्प्ट नू पनिशेबल डिक्लेयर करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है?
अच्छा एक मिनट उन्होंने आंसर आन दो। बलकरण सर, प्राची मैडम बताइएगा प्लीज। ओके, मान लो ए ने बी ਨੂੰ ਅਬੈਟ ਕੀਤਾ। ਅਬੈਟ मतलब ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਕਸਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਵੀ तीन ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਔਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਲੀਡਿੰਗ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਅਬੈਟ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੁਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਬੈਟ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰ। ए ने एक्चुअली मारना सी सी ਨੂੰ, लेकिन खुद एक्ट कर रहा बी तो करवा रहा। बी कौन है? बी इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफेंडर। मेन दा ऑफेंडर ऑफेंस इन्हें कमिट किया। ए कौन है? ए इज कॉल्ड एज अबैटर। बताओ बी और ए पे क्या चार्ज फ्रेम होंगे? बी प्रिंसिपल ऑफेंडर है, दैट मींस मेन इन्हें जाके उन्होंने जहर दे दिता सी नू, और सी लेट से मर भी गया, ही डाइड। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया बी नू, बी ते की चार्ज बनेगा, ए ते की चार्ज बनेगा? 34 था नहीं, वो कॉमन इंटेंशन होंदा। मैं हले अबैट करा रहा हूं, अबैटमेंट करा रहा। बी ते मर्डर वेरी गुड, बी ते लगूगा 302, क्योंकि ये प्रिंसिपल मेन पर्सन है। सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बी ने ऑफेंस कमिट ਕੀਤਾ, बी ने जाके ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ C ਨੂੰ। ठीक है, तो ਇੱਥੇ लगेगा 302। ए ਤੇ ਕੀ लगेगा? ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ 109। ए ਤੇ लगेगा 302 रेड विद 109। और अबैटर ए ਦੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ऑफेंडर ਦੀ। सेम पनिशमेंट, दोनों की पनिशमेंट 302 की जो पनिशमेंट है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ, दोनों वास्ते सज़ा 302 के विचों पिक की जाएगी, लेकिन नाल चार्ज लगूगा 109 का। ए ते लगूगा क्योंकि ए अबैटर सी, उन्हें अबैट किया सी। हुण सैक्शन 29 ऑफ पॉक्सो की कहता है कि ये अबैटमेंट भी आप प्रिज्यूम कर लेनी है। करन फॉलो कर रहे हो? अबैटमेंट समझ आया, अटैम्प्ट समझ आया? हुण भूलोगे तो नहीं कभी जीवन से? ठीक है। अभी तो आपका मैं वो लूँगा, जब आईपीसी कराऊंगा तो टेस्ट डालूंगा, फिर आपको पता लगेगा कि कितना समझ आएगा। ठीक है, 109 ਦੇ ਵਿੱਚ जो है ਤੁਹਾਡੀ ਅਬੈਟਮੈਂਟ आईपीसी है। दिस इज आईपीसी 109 इज आईपीसी। बीएनएस ਦਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨਡ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ बीएनएस ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ बीएनएस ਹੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇੱਥੇ 109 ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ठीक है, हुण मैनू समझा सकते हो करंट 29 की कह रहे, व्हाट 29 सेक्शन इज सेइंग। फिर हम चलें एक और केस के ऊपर। ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਬੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਮਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੂਵ ਕੰਟਰੈਰੀ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। लिखा नहीं आते तक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम। हाँ, तो कोर्ट की करेगी? प्रिज्यूम करेगी कि उसी पर्टिकुलर पर्सन ने 5, 7, 3 और 9 वाले ऑफेंसिस कमिट किए हैं, अबैट किए हैं या अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, यदि सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस प्रूव हो जाते तो ये फैक्ट आप की कर लाँगे, कोर्ट की कर लेगी, प्रिज्यूम कर लेगी। लेकिन क्या अक्यूज्ड अपने फेवर में इसको डिसप्रूव कर सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि लिखा हुआ है अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। इन्नी को गल
वो तुसी पहला ही कह दिता, पहला मेन प्रोविजन दसो। मेन प्रोविजन की कहती है प्रिज्यूम करना, बाद चो गल आती एक्सैप्शन की। अनलैस जिथे वर्ड आ गया, अनलैस मीनस एक्सैप्शन, अनटिल भी मीनस एक्सैप्शन। अनटिल और अनलेस दोनों का मतलब है एक्सेप्शन है। फॉलोड। चलो अब देखो लेट्स सपोज कि एक अक्यूज्ड पर्सन है 24 साल का, विक्टिम है लेट्स से 16 साल की। विक्टिम इज फीमेल, अक्यूज्ड इज मेल। इसने इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया और ये प्रूफ भी हो गया, प्रूफ हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज अक्यूज्ड कोर्ट दे विच फाइल करता है सेक्शन 437 और 439 लगेगी, वैसे 37 नहीं, सेक्शन 439 दे विच की लगा रहा, बेल लगा रहा। बेल लगाता पे कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। लेट सपोज कि दोनों अफेयर दे विच सीगे, ते अफेयर दा मैं तुहानू पहला भी दस्सिया इट एक्ट्स लाइक अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस। ग्रांट कर दी और पहला तो मैंने ये दसो बेल दे विच कंडीशंस किहड़ियां इंपोज होंदियां जदों भी सैशन कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट दी कोर्ट बेल ग्रांट करती है। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल कंडीशंस, की लगांदी कंडीशन बेल दे उत्ते कि जदों तरीक ते बुलाओगे और हर तरीके जा होगा, और कि कोई भी इदां दी हरकत नहीं करूगा कि विक्टिम नूं उकसाण दी या उहनूं धमकाण दी, उहदा कुछ नहीं। वेरी गुड। होर इंडिया छड़ के नहीं जाएगा, उनके बाहर नहीं जाएगा कि कोर्ट ने की किया, एक कंडीशन लगा दी बेल ऑर्डर दे विच कि जिहड़ा अक्यूज्ड पर्सन है ना, ये विक्टिम नूं जाके राखी बनेगा। ही विल टाई अ राखी थ्रेड ऑन द रिस्ट ऑफ द विक्टिम। ये जिहड़ी बेल कंडीशन है ग्रांट की है, दिस गॉट चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है, ये आपको ऐसे के लिए भी थोड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाती है। बताओ भाई ये कंडीशन लगाने क्या जायज़ है? एक और कंडीशन होती है कि उस जिहड़ा है ना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा, सुनिए कभी? इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन, हाँ एंटीसिपेटरी बेल च होंदी है। हाँ जी सर, होंदी है वो इन्वेस्टिगेशन अगर ज्वाइन कर लूगा फिर वो हो जाती रेगुलर हो जाती। हाँ जिहड़ा एब्सोल्यूट हो जाती सर। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों करवाई जाती है? वाई दिस कंडीशन इज देयर? उपिंदर सर नहीं आए, उन्होंने पता होना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताइए, एंटीसिपेटरी बेल में जो अक्यूज्ड है उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई जाती है एज अ कंडीशन फॉर द बेल। ये कंडीशन क्यों लगाई जाती है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस कंडीशन टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन? 438 होती है एंटीसिपेटरी बेल। बताओ प्लीज, व्हाई द कंडीशन टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन द बेल ऑर्डर इज पुट इन। हाँ तो कोर्ट की डायरेक्शन है बेटे, वो क्यों लगाई जाती है? मेरा क्वेश्चन है व्हाई। आपसे ना मेंस में और इंटरव्यू में जो लॉ है, जो प्रोविजन है, उसकी वाई बहुत पूछते हैं। क्यों? प्रोविजन सबनों पता है, जेड़ा बंदा प्री का पेपर देन आ रहे हैं, मेंस का पेपर देन आ रहे हैं, उन्हें बेयर एक्ट खोले ही है, लेकिन पर्पस नहीं किसी को पता। तो वाई बताओ मेरे को क्या है? वाई द कंडीशन इन द बेल ऑर्डर टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन इज इम्पोज्ड ऑन द अक्यूज्ड पर्सन, क्यों लगाई जाती है भाई? जो वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है फिर ही उसकी मतलब एब्सोल्यूट होती है। फॉर इन्वेस्टिगेशन फिंगरप्रिंट क्वेश्चनिंग। हाँ क्यों? अच्छा, फिंगरप्रिंट देने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए, चलो ये तो अलग अलग बलकरण सर ये तो हो गए ना कि अलग अलग एक्ट्स है जो इन्वेस्टिगेशन के हेल्पफुल होंगे। फिंगरप्रिंट ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ, क्वेश्चनिंग करनी है, इंटरोगेशन वगैरह करनी है, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस करती है नॉर्मली। मैं पूछ रहा कंडीशन क्यों लगाई जाती है, रीज़न की है? क्यों नहीं हम उसको खुला छोड़ देते?
हाँ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟੈਂਪਰ ਦ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਊਗਾ ਧਮਕਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਟੂ ਫਿਲ ਦ ਬੌਂਡਸ। ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਦ ਬੌਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਅਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟੈਂਪਰ ਦ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇਗਾ। ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦੈਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲਗਵਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮੰਥਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਟ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ATR ਰਿਪੋਰਟ, ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇਟ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ, बेल कैंसिल हो जानी है ਉਹਦੀ, बेल बॉन्ड फोरफिट हो जाती है ना, ठीक है। तो ये रीज़न है इसका कि हमको उस पर भरोसा नहीं है अक्यूज पर्सन पे, कोर्ट को, कि वो जड़ा है एविडेंसिस नू टैंपर करेगा, विटनेसिस नू थ्रेटन करेगा। टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर थिंग ही इज मेड टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। अब देखो इन्वेस्टिगेशन करता कौन है, पुलिस कर दी है, तो वो पुलिस के नाल ही रल गया ना। फिर जेडे मटीरियल्स एविडेंसिस पुलिस ने कलैक्ट करने हैं, अगर उन्होंने वो छेड़ देगा तो पुलिस तो उन्होंने वैसे ही 3rd डिग्री टॉर्चर वगैरह कर सकती करोगी। लेकिन हमने ब्रॉड पर्पस क्या देखना है कि वो एविडेंसिस को टैंपर ना कर सके। नो डाउट मानना कि आप बहुत शरीफ हो, लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि आप शरीफ हो, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन लगाई जाती है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस, ये तो चलो वैसे ही आपको फॉर योर जनरल नॉलेज बता दिया, लेकिन अगर पता होनी चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हो, क्यूरीअस रहा करो कोर्ट के विच भी ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा, अपने आप को क्लीयर रखो, ठीक है। कल एक्सपीरियंस इसी तरह गेन होता है, पूछा करो। अब बताओ, इस केस में कोर्ट ने एक बेल ग्रांट कर दी और कंडीशन ये लगाई कि आप जाके राखी बांधोगे, क्या ये कंडीशन लगानी जायज़ है, इज इट करेक्ट? राखी बांधती मतलब कोर्ट की कहना चाह रही है, तूं अपनी भैन बना तो तू उसदा भरा बन जा। हुण यही कुछ टाइम पहला अक्यूज्ड परसन ने उसे दे नाल सैक्शुअल असोल्ट किया, हुण उन्होंने भैन किस तरह बना दे। ये देखो, ये जज की कितनी बड़ी गलती है। ये MP हाई कोर्ट का डिसीजन है, उन्होंने चैलेंज किया सी अपर्णा भट्ट च, और MP हाई कोर्ट का डिसीजन है विकास एलियस विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2021 MP हाई कोर्ट। जस्टिस जस्ट अ सेकंड, पहला विकास आई सी, विकास एलियस विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ये एस रविंद्र भट्ट जस्टिस ने दी है जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एस रविंद्र भट्ट जस्टिस है, जिस उन्होंने कहा है कि ये गलत है। MP हाई कोर्ट के जज की तुहानू नाम जानने की लोड़ नहीं है। हाँ, हुण MP हाई कोर्ट ने हैल्ड किया विकास एलियस विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ MP वाले केस से कि तुसी राखी जाके बनवाओ। देखो लो, इसी की करेक्टनेस चैलेंज होती है कौन से केस में, अपर्णा भट्ट, ये मैंने आपको बता दिया, अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2021 सुप्रीम कोर्ट। लिख लिया था केस का नाम, अपर्णा भट्ट, APARN, अपर्णा भट्ट, 2021 नहीं है, वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इट इज 2 जज बेंच डिसीजन 2021 सुप्रीम कोर्ट, और जजमेंट दी थी एस रविंद्र भट्ट जस्टिस ने।
अब इन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, अभी कुछ टाइम पहले उसके ऊपर चार्जेस प्रूव हुए हैं कि उसने सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है, तो आप उससे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो उसको एज अपनी सिस्टर ट्रीट करे, राखी बंधवा ले। और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने एक वर्ड यूज किया अपनी जजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, इट इज जुडिशियल स्टीरियोटाइपिंग। अपर्णा जी यूज है, नहीं, अपर्णा च यूज हुई, यस, जुडिशियल स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜੇ ऑर्थोडॉक्स व्यूज ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਦੇ, कि मैं मतलब जिद ਤੇ अगर अड़ गया तो अड़ गया, मैं उस तो ਅੱਗੇ मूव ऑन ही नहीं करना, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ਇਹ जुडिशियल स्टीरियोटाइपिंग के थ्रू जस्टिस भट्ट ये कन्वे करना चाह रहे हैं सानू कि इन्हां तो उन्होंने फिलोसफी पता लगती है, साइकोलॉजी पता लगती है MP हाई कोर्ट के जज की। एक ही गल बनी, उन्होंने कहा सी इस सच काइंड ऑफ सिचुएशंस जी कंडीशंस है ये इंपोज नहीं की जा सकती बेल ऑर्डर के विच। जुडिशियल स्टीरियोटाइपिंग। एक और जजमेंट आई थी, जस्ट अ सेकेंड। तो मतलब जजमेंट्स पढ़ के बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुहानू जज की थिंकिंग पता लगती हो कि वो कितने तक सोच रहे, हाउ अ जज थिंक्स बेसिकली अकॉर्डिंग टू द पैट्रियार्कियल नोशंस, मतलब वो पिछड़ी सोच है, ऑर्थोडॉक्स सोच है वो। एक होर केस आया सीगा, मतलब ये तो तुहानू इन्ने रिमैंबर करने की लोड़ नहीं है, तुहाडे उत्ते ऑलरेडी बड़ा बर्डन होना है। सुंदर वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इसमें भी आपको जुडिशियल स्टीरियोटाइपिंग की एग्जांपल देखने को मिलती है, इस पर्टिकुलर केस में भी। ये 2013 का है। इस पर्टिकुलर केस से 2 मर्डर्स कमिट हुए सी, एक सीगा बॉय दा और एक सीगा गर्ल दा, दोनों माइनर्स है, लैस दैन 18 ईयर्स है। कोर्ट ने क्या सीगा, बॉय दा मर्डर हो गया तो रीजनिंग पता की दी कि इट इज़ अ लॉस टू फैमिली, कि वो जेड़ी बॉय के थ्रू दी जनरेशन उस फैमिली की अगे वधनी सीगी तां वो नहीं अगे वध पाई। और गर्ल दे विच उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वो पनिश कर दिता अक्यूज्ड पर्सनस को, और रीजनिंग उन्होंने ये दी कि इट इज़ वेरी ब्रूटल मर्डर। गर्ल दे विच उन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी ब्रूटल मर्डर, और बॉय दे वास्ते क्या, इट इज़ हार्म टू द फैमिली। हार्म टू द फैमिली, कि जी फैमिली लाइन है, जो एक मुंडा अगे चलाता है हुण वो नहीं चला पाएगा, और गर्ल के वास्ते तुसीं ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे। तो इतों भी तुहानूं ये नहीं समझ आ रहा है कि बॉय के वास्ते उन्होंने की रीजनिंग दी और गर्ल के वास्ते की रीजनिंग दी है। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल स्टीरियोटाइपिंग। तो जजिस की तुहानूं जजमेंट्स तो पता लगता है, बट असी कन्फाइंड रहने हो बेल ऑर्डर वाले केस तक, पढ़ना भट्ट वाले तक। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह गल क्लीयरली कही सी कि इस काइंड ऑफ कंडीशंस कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द अक्यूज्ड पर्सन टू टाई अ राखी थ्रेड। तो ये एक उन्होंने होर जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसे सॉर्ट ऑफ जजिस नूं रिक्वायर्ड है कि वो जुडिशियल अकैडमी से जाके दोबारा तो ट्रेनिंग लैन। हाँ, इस पर्टिकुलर अपर्णा भट्ट वाले केस से कि उन्होंने ये तक नहीं पता है कि बेल ऑर्डर के कंडीशंस किहड़ियां इंपोज करनियां हैं। दे आर बैक्ड बाय द जुडिशियल स्टीरियोटाइप। तो उन्होंने क्या सीगा कि देयर इज अ नीड टू गिव जुडिशियल अकैडमिक्स सम ट्रेनिंग टू दिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, देन दी रिक्वायरमेंट हैगी है। They need to give हाँ, तो ये भी मेरे को एक इंटरेस्टिंग जजमेंट लगी थी आपके लिए। हाँ, कुछ भी लिख लो, ये तो अपने मनो भी लिख सकते हो। स्टिंचर है, यू कैन से। हुण तुसीं खुद सोचो, एक वूमन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਟਰਾਮਾ 'ਚ ਹੈ, ਹਲੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਥਿਤੀ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਵੂਮਨ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੋਚੋ, ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਟਰਾਮਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਆਪਣਾ, ਰਾਖੀ ਟਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਖੀ ਟਾਈ ਕਰਤੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਜਸਟ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਲੀਗਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨੋ। ਹੁਣ ਰਾਖੀ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਫੇਸ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਬੰਨਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਮਿਲ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਖੀ ਬੰਨਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਲ ਅਸੀਂ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਂਟ ਹੈ, ਆਂਟ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। अब देखना कि ਇਹਦੇ ਫੈਕਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਦ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹਿਸ ਵਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵਿਦ ਰਾਖੀ ਥ੍ਰੈਡ ਔਰ ਬੈਂਡ ਵਿਦ ਅ ਬਾਕਸ ਆਫ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ to tie the Rakhi band to him with the promise to protect her to the best of his ability for all times to come। तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਚਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਅਗਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ? ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम एक न्यू जजमेंट के साथ मिलेंगे। Resilience Law Academy.